हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर क्लास। बेटा सोशल साइंस के सब्जेक्ट में यहाँ पे देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी से भूमि संसाधन। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट लेसन में संसाधन विकास देखे। अब देखते हैं यहाँ पे भूमि संसाधन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा निर्मित संसाधन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन जो है वो भूमि संसाधन है। इसका हम कृषि, पशुपालन, उत्खनन, उद्योग, यातायात, बसाहट आदि के उपयोग करते हैं। भूमि किसकी है, उसका उपयोग उचित, न्यायसंगत और टिकाऊ कैसे हो, उसको हम हानि और ह्रास से कैसे बचाएं, इस पर गहरे चिंतन और समझ बनाने की ज़रूरत है आज की स्थिति में। ठीक है, अगला जो है आप देखिए यहाँ पे भूमि उपयोग। तो किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद भूमि का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। किसी भाग पर खेती की जाती है तो अन्य भाग पर शहर बसे या कारखाने लगे हैं या फिर वनों से ढके हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संसार में जो है जितने सारे जो देश है, हर देश में जो है भूमि के उपयोग जो होते हैं वो अपने अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, कहीं पे जो होता है किसानी होती है, खेती किसानी। ठीक है, कहीं पे जो होते हैं शहर बसे होते हैं, कहीं पे कारखाने लगे होते हैं, या कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे वनों से ढके होते हैं। किसी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमि का जो उपयोग करते हैं उसे भूमि उपयोग कहा जाता है। यह उपयोग हमेशा एक जैसा नहीं होता और समय के साथ बदलता रहता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके जो 93% भाग पर ही भू उपयोग का सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, भारत में जो है टोटल जो भूमि क्षेत्र जो है, भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो है 32.8 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 93 मतलब 93% भूभाग का उपयोग जो होता है भू उपयोग के लिए किया जाता है, भूमि उपयोग के लिए किया जाता है। अब नीचे दी गई तालिका में से हम भारत के कुल भूमि का उपयोग किस तरह से किया जाता है वो हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भूमि उपयोग जो है 1950-51 से लेकर जो है 2010-11। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 1950-51 मतलब स्वतंत्रता से पहले। तो यहाँ पे बारीकी से देखिए, सबसे पहले कृषि भूमि। कृषि भूमि मतलब ऐसा भूमि जहाँ पे जो होता है कृषि योग्य नहीं होता, फसलों का उत्पादन नहीं होता, वो कृषि भूमि कहते हैं। ये आपका 4% है। प्रति भूमि जिसमें 10% है, बंजर भूमि 21% है, चराई भूमि 2% है, और वन भूमि 14% है, उपवन भूमि 7% है, और कृषि भूमि जो है वो 42% है। तो ये परिस्थिति जो है या ये परिदृश्य जो है वो स्वतंत्रता के पहले के। ठीक है, लेकिन अब हम स्वतंत्रता के बाद की स्थिति देखते हैं। हमारे यहाँ भूमि उपयोग जो होता है किस रूप से जो है विकसित हुआ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कृषि भूमि, तो पहले क्या था 4% से बढ़कर जो है वो 9% हो गया। प्रति भूमि जो है वो 10% से घटकर जो है वो 8% हो गया। बंजर भूमि जो है वो 21% से घटकर जो है वो 10% रह गया। चराई भूमि जो है वो 2% से बढ़कर 3% हो गया। और वन भूमि देखिए यहाँ पे 14% से जो है बढ़कर वो 23% हो गया। उसी प्रकार उपवन भूमि जो है वो 7% से घटकर जो है वो 1% रह गया। इसी प्रकार से जो कृषि भूमि है जहाँ पे फसलों का उत्पादन करते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे हम 42% से जो है बढ़कर वो 46% हो गया। तो इस प्रकार से जो है भूमि का उपयोग अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग रूप में होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भूमि का उपयोग जिस जिस रूप में करते हैं वो कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर वन भूमि। भूमि के उपयोग में से जो होता है वन भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इस भूमि में वनस्पतियों की जो प्रचुरता वाले जो क्षेत्र सम्मिलित है जिसे हम वन कहते हैं, अर्थात जहाँ पे जो होता है पेड़ पौधे से वनों से ढका वाला जो क्षेत्र होता है उसे वन कहते हैं। इस वन का उपयोग लकड़ी, कंदमूल, जंगली फल, औषधियाँ, पशुचारण इत्यादि में किया जाता है। भारत में विगत 60 वर्षों में वन भूमि जो है वो 14% से बढ़कर जो 23% हो गया। वन भूमि में यहाँ वृद्धि जो है 1970-71 तक हुई। इसके बाद से वन भूमि लगभग स्थिर से रह गया है। इसलिए जो है सरकार हर साल जो होते हैं वो पेड़ लगाओ अभियान संचालित करते रहते हैं।
फिर देखिए उपवन भूमि की बात, तो इस वर्ग या इस क्षेत्र में ऐसी भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर बाग बगीचे लगे होते हैं, अथवा यह अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ों वाली भूमि होती है जिनसे फल आदि प्राप्त होते हैं। भारत में पिछले 60 वर्षों में बगीचों के पेड़ों को काटकर इस भूमि को कृषि मानी उपयोग में लाया गया। इस कारण विगत 60 वर्षों में यह जो प्रतिशत जो है या 7% जो है वो कम होकर जो है 1% रह गया। फिर देखिए आपका कृषि भूमि, तो हमारे देश के विशाल भाग पर खेती होती है और यह हमारे अधिकांश लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। ठीक है, भारत जो है गांव का देश है और गांव में बसने वाले जो लोग होते हैं वो अधिकतर कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अधिकतर भाग जो होती है वहाँ पर किसानी काम होती है, खेती किसानी होती है, उसमें अधिकांश लोग जो होते हैं रोजगार प्राप्त करते हैं। कृषि भूमि से ही हमें अनाज प्राप्त होता है और कुछ उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। भारत में अगर हम 1950-51 से में अगर 42% भाग पर कृषि भूमि थी, जो आज के समय में 46% है। कृषि भूमि का विस्तार जो 1970 से लगभग स्थिर सा हो गया है, मतलब इसमें कोई वृद्धि नहीं हो पाया है। सिंचाई के विस्तार के कारण उसी ज़मीन पर 2 या 3 फसलें ली जा रही है, लेकिन भारत के केवल 38.75% कृषि भूमि सिंचित है और उसी पर एक से अधिक फसल ली जाती है, चाहे वो ट्यूबवेल्स सिस्टम हो या बोरवेल्स हो, नहर हो, ठीक है, इसके थ्रू में। अब कृषि भूमि देखिए यहाँ पे, तो इसके अंतर्गत वो सारी ज़मीन आती है या गिनी जाती है जिस पर खेती नहीं किया जा सकता तथा जिसे गैर कृषि उपयोग में लिया जाता है, जैसे हिम आच्छादित पर्वत है, रेत के टीले हैं, मकान है, दुकान है, उद्योग, सड़क, रेल मार्ग, बाजार, खेल का मैदान, तालाब, नदियाँ, बांध इत्यादि की भूमि। विगत वर्षों में औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं यातायात वृद्धि के कारण कृषि भूमि का तेज़ी से विस्तार हुआ है और राष्ट्रीय भूमि उपयोग में 1950 से 2010 के बीच में इसका अनुपात जो है वो 4% से बढ़कर 9% हो गया। आज कृषि कार्यों में जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण इत्यादि में कृषि भूमि को अधिग्रहण करने की मांग की जा रही है। ठीक है, किस तरह की कृषि भूमि का उपयोग इस प्रकार बदला जाए और किसानों को इसके लिए उचित मुआवजा कितना मिले, इस पर आज गहन विवाद चल रहा है। फिर भूमि के उपयोग में से देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रतिभूमि। ठीक है, वस्तुतः प्रतिभूमि क्या होती है कि जिस भूमि की जो उपजाऊपन समाप्त हो जाती है या लगभग खत्म होने लगती है, ऐसी ज़मीन को जो होता है कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। तो खाली छोड़ना ही जो है वो प्रति कहलाती है। तो अक्सर किसान कमज़ोर ज़मीन को प्रति छोड़ देते हैं ताकि ज़मीन की उर्वरकता पुनर्स्थापित हो। प्रतिभूमि के 2 भाग हो सकते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरानी प्रतिभूमि। तो वर्तमान प्रतिभूमि जो केवल 1 वर्ष के लिए प्रति रहती है, मतलब खाली छोड़ दिया जाता है। भूमि के 1 वर्ष के लिए जो प्रति छोड़ने पर उसमें जो ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। और पुरानी प्रतिभूमि जो 1 से अधिक वर्षों से प्रति रहती है, तो ऐसी प्रतिभूमि पर कृषि का विस्तार नहीं होने पर यह बंजर में परिवर्तित हो जाती है। भारत में आज लगभग 8% जमीन जो है वो प्रतिभूमि है। फिर देखिए बंजर भूमि की बात करते हैं, इसमें से 2 प्रकार की भूमि सम्मिलित है। एक जिसमें कृषि की संभावना अत्यंत कम है, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, खड्ड इत्यादि। दूसरी जिसमें भू संरक्षण की विधियों से उसे वानिकी एवं कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसी भूमि है जिसमें पहले कृषि की जाती थी किंतु अब बंजर हो गई है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भरण पोषण के लिए इसका विकास किया जा सकता है। बंजर भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग जैसे वन विभाग द्वारा अधिग्रहित किए जाने एवं उन्नत तकनीकी से कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किए जाने के कारण विगत 8 वर्षों में यह भूमि जो है 21% से कम होकर जो है वो 10% रह गई है। फिर देखिए यहाँ पे चराई भूमि। तो चराई भूमि की बात करते हैं यहाँ पर भूमि उपयोग के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत ऐसी भूमि सम्मिलित की जाती है जो स्थायी चारागाह क्षेत्र तथा किसी भी प्रकार की चराई भूमि होती है। ठीक है, यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए होता है। यहाँ पशुओं को चराया जाता है एवं जलावन की लकड़ी भी प्राप्त होती है। भारत में 1950-51 से लेकर 1970-71 में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, किंतु विगत 40 वर्षों में इसमें कमी आ रही है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है लोग जो है बसाहट के लिए या कृषि योग्य भूमि के लिए जो होता है वनों को या उस क्षेत्र को जो है अधिग्रहित करते जा रहे हैं।
इस भूमि के कम होने का जो प्रतिकूल असर जो होता है सबसे ज़्यादा गरीब परिवारों पर पड़ता है, जिनके लिए पशुपालन एवं कृषि जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन होती है। चराई भूमि के कम होने का एक प्रमुख कारण अतिक्रमण कर दूसरे कार्यों में उपयोग करना भी है। ठीक है, तो ये रहा बेटा भूमि का उपयोग, है ना। तो आज हमने जो चैप्टर हमने देखा भूमि संसाधन, तो भूमि संसाधन के अंतर्गत जो होता है भूमि संसाधन या भूमि के उपयोग, और भूमि के उपयोग के आधार पर जो होते हैं हम कितने प्रकार या किस तरीक़े से जो होता है भूमि का उपयोग जो होता है किन किन रूपों में करते हैं, ये कुछ यहाँ पे गतिविधियाँ दी हुई है, थोड़ा सा देख लेते हैं इनको। सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, तो सरकार यह अधिकार है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर किसी निजी व्यक्ति या गांव की जमीन की आवश्यकता हो तो सरकार उन्हें उचित मुआवजा देकर अधिग्रहित कर सकती है। इस कानून की मदद से सरकार विभिन्न उपयोग जैसे सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, खदान, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, दफ्तर आदि, बांध आदि के लिए ज़मीन की व्यवस्था करती है। अक्सर इस काम के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि कई गांव के लोग इससे विस्थापित हो सकते हैं। मतलब इस विस्थापित होना मतलब एक जगह से उनको दूसरी जगह पर बसाना, है ना, या वो एक जगह से या पर्टिकुलर जहाँ पे निवासरत है उस क्षेत्र से उनको हटाकर दूसरी जगह स्थापित करना। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ऐसे में उचित मुआवजा कैसे तय किया जाए, इसको लेकर विवाद चल रहा है। फिर तो इस स्थिति में 2013 में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून बना जिसका नाम था भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। अब इसके अंतर्गत जो है क्या क्या अधिग्रहण नियम कानून जो बनाए गए वो देखिए। तो पहला जो है कि इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का भी प्रावधान है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो होता है जिस क्षेत्र से जो होता है लोगों को वहाँ से हटाते हैं, हटाने के बाद जो होते हैं इस अधिग्रहण या अधिनियम के अंतर्गत जो होते हैं उनको पुनर्वास या स्थापित करने की जिम्मेदारी भी जो होती है वो सरकार की होती है, साथ में उसको मुआवजा भी दिया जाता है। अगला है निजी कंपनियां अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारियों के इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति अपेक्षित है। विस्थापित या अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों में संबंधित भूस्वामी के साथ साथ वे सभी लोग भी सम्मिलित होंगे जो उस जमीन से अपनी आजीविका पाते हैं, जैसे मजदूर, बटाईदार, चरवाहे, आदिवासी आदि। अगला है देखिए यहाँ पे केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही बहुफसली व सिंचित कृषि भूमि पर गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, अति विशेष मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उस स्थिति में जो होते हैं अति सिंचित जो क्षेत्र होते हैं या बहुफसली क्षेत्र जो होते हैं ऐसे क्षेत्रों को अधिग्रहित किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पे अधिग्रहण से पूर्व उस जमीन के उपयोग के परिवर्तन का सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। फिर भूस्वामी में व अन्य को उचित मात्रा में मुआवजा दिया जाएगा। जिस प्रकार से भूमि का अधिग्रहण किया जाता है उससे अलग काम भूमि पर नहीं किया जा सकता और 5 वर्ष से अधिक समय में उस भूमि का उपयोग नहीं होती तो उसे पुराने भूस्वामी को लौटा दिया जाता है। और लास्ट जो है ये सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर जो है बेटा यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे, कल आपको हम समझाएंगे मृदा। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।